जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और जिन परीक्षाओं में आपका पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट आता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो भारतीय संविधान में अगर बात करें शुरुआत में, तो प्रारंभ में आपको 8 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रारंभ में अगर जाओगे तो भारतीय संविधान में आपको 8 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्या होता है, आगे चल करके पहले नंबर का संविधान संशोधन होता है। मतलब पहले नंबर वाला जो है संविधान संशोधन होता है। ठीक है, पहले नंबर वाला क्या होता है, संविधान संशोधन होता है और इसमें जो है 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो है ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पहला वाला संविधान संशोधन कब होता है, तो ये बच्चों आपका 1951 में होता है। आप जानते हो कि जो भारत का संविधान है ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और उसके जस्ट अगले साल ही 51 में पहला संविधान संशोधन भी होता है और इसमें 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। फिर 52 नंबर का संविधान संशोधन होता है आगे चल करके। ठीक है, 52 नंबर वाला संविधान संशोधन होता है। मन में प्रश्न होगा ये कब होता है, तो 52 नंबर वाला संविधान संशोधन बच्चों आपका 1985 में होता है और इसमें जो 10वें नंबर वाली अनुसूची है ना, इसे भारतीय संविधान में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये 10वें नंबर वाली आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल लेते थे ना नेता लोग, क्या करते थे, इधर से उधर से इधर होते रहते थे, इस पार्टी से उस पार्टी में, तो उसके लिए जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया था और उन्हीं के लिए क्या सजा दी जाएगी, क्या उन पर जो है बैन लगाया जाएगा, इसका मतलब इसका जो प्रावधान है ना, वो आपको 10वीं अनुसूची में जो है रखा गया था। कहने का तात्पर्य यही है। अब बात करेंगे अगली नंबर की, 11वें नंबर की, क्योंकि वर्तमान में आपकी जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वो 12 है। तो अभी तो हम 10 तक पहुंचे हैं। इसके बाद आपका 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 73वां संविधान, फिर आपका जो है 74वां संविधान संशोधन होता है। जब ये दोनों संविधान संशोधन होते हैं 73 नंबर वाला, तो 73 नंबर वाले में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 74 वाले में आपकी 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब मन में आपके प्रश्न आएगा कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो बच्चों आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी जो है संख्या वर्तमान में 12 हो चुकी है। अब अनुसूचियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, क्योंकि जो 12 अनुसूची है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनमें कौन कौन से विषय हैं, किसको वेतन भत्ते का है, कहां पर जो है राज्यों के नाम, उनका अधिकार क्षेत्र की बात की गई, किसमें अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई, कौन दल बदल से संबंधित है, कौन पंचायती राज से संबंधित है, सब कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, शपथ किसके किसके अंतर्गत कौन कौन लेने वाला है, तो ये सब आपको जानने को अभी मिलने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम पहली वाली अनुसूची पर इंटर करते हैं। तो मतलब अनुसूची के विषय कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। मतलब अनुसूची के विषय कौन कौन से हैं, मतलब किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। वैसे शुद्ध तो यहाँ पर अनुसूची नहीं होना चाहिए, अनुसूचियों होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचियों के विषय, मतलब किस अनुसूची में, क्योंकि शुद्ध तो यही होना चाहिए ना, क्योंकि ये 12 अनुसूचियां है ना, तो बहुवचन में हो गया कि नहीं हो गया। चलिए समझ में आया। अब हम बात करेंगे पहले नंबर की अनुसूची की। तो पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची, तो पहले नंबर की अनुसूची में बच्चों आपके जो है, जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब राज्य की बात कर लो और प्लस केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब आपके जो भी स्टेट दिए गए हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरी दी गई हैं, इनका जो अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसका वर्णन देखने को मिलेगा। तो इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये आपको जो है कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा बच्चों आपको पहली अनुसूची में। अब बात करेंगे दूसरी अनुसूची में। तो दूसरे नंबर की जो अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि चाहे आपके भारत के राष्ट्रपति महोदय हो, ठीक है, मुख्य मुख्य मैं लिखूंगा, बाकी मुझे ध्यान से सुनते जाइएगा, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो, मतलब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, भारत के नियंत्रक हो, महालेखा परीक्षक हो, जैसे आपका कैग भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इसके बाद आपके राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, विधानसभाओं के सभापति उपसभापति हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। मतलब आपका चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, वो भी इसी में जो है आ जाएंगे, न्यायाधीश। ठीक है, वो भी इसी में आएंगे। ओके, और जो राज्यपाल हैं, ठीक है, प्लस राज्यपाल, राज्यपाल, इनका जो क्या होगा, वेतन और भत्ते की बातें हैं, वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते, ये जो है आपको किस अनुसूची में मिलेंगे, तो दूसरे नंबर की अनुसूची में देखने को मिलेगा। मतलब भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, उपराष्ट्रपति हो, आपके जो है
मतलब अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभापति हो, उपसभापति हो, राज्यपाल हो, कैग हो, कोई भी हो, इनके वेतन भत्ते किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे, इन सब का प्रावधान अगर कहीं मिलेगा ना तो आपको बच्चों दूसरे नंबर की अनुसूची में मिलेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की अनुसूची। तो तीसरे नंबर की अनुसूची में जो है हाई कोर्ट, मतलब आपका चाहे हाई कोर्ट हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर आपका जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य हो, संसद के सदस्य हो, और जो भी उम्मीदवार हैं संसदीय क्षेत्र के, केंद्रीय मंत्री वगैरह इसी में आते हैं, लिख देता हूं भूल जाओगे, ठीक है, केंद्रीय मंत्री वगैरह, इन सब का जो है किस तरीके से शपथ दिलवाई जाएगी, इसमें आपका कैग भी आएगा, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। इनके किसके बारे में होगा, तो मेन बात है कि इनकी जो है शपथ के बारे में, किस तरीके से शपथ दिलवाई जाएगी, कौन किसको दिलवाएगा, इसका प्रावधान अगर देखने को मिलेगा ना कहीं, तो कहां पर मिलेगा, तो वो बच्चों आपको मिलेगा तीसरे नंबर की अनुसूची में। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की अनुसूची की। तो चौथे नंबर की अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो सीटों का बंटवारा है किस तरीके से किया जाएगा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो सीट है ना, सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, तो सीटों के बंटवारा की बातें अगर मिलेंगी तो भारतीय संविधान के चौथे नंबर अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 4 अनुसूचियां आपके दिमाग में चिपक चुकी होंगी। पहले नंबर में क्या है, तो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका अधिकार क्षेत्र कहां से कहां तक है भैया, उसका वर्णन मिल गया। दूसरे वाली अनुसूची में राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, उनको वेतन भत्ते किस आधार पर मिलेगा भैया, ये भी हो गया। अब 5वें नंबर पे चले हम। तो 5वें नंबर की अनुसूची आपकी क्या कहती है, तो 5वें नंबर की अनुसूची में भारत के जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है उनमें प्रशासन कैसे चलाओगे, कैसे क्या प्रावधान करोगे, ये सब आपको मिलेगा। मतलब यहां पर आपको अनुसूचित, ठीक है, जाति और जनजाति का जो है किस तरीके से शासन प्रशासन चलाना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ के प्रशासन कैसे चलाना है इसका विवरण आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। 6वें नंबर की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, तो 6वें नंबर की अनुसूची में आपको आदिवासी क्षेत्र का प्रावधान मिलेगा, ठीक है। आदिवासी जो क्षेत्र है यहाँ पर किस तरीके से जो है अनुशासन चलाना है, कैसे प्रशासन चलाना है, क्या परिवर्तन करने हैं, ये सारी चीज़ों का जो प्रावधान है ना, इनसे जो भी संबंध कुछ है आपकी जो है आदिवासी लोगों से, तो वो आपको बेटा 6वीं अनुसूची में मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई आता है क्या भारत के राज्य, तो हाँ, मिजोरम है, जैसे असम है, त्रिपुरा है, ये आपके इसी में आते हैं, ठीक है। तो 7वें नंबर की अनुसूची में एक्चुअली है क्या वो भी देख लेते हैं। तो 7वें नंबर की अनुसूची में क्या है कि संघ और केंद्र के बीच में जो शक्तियां हैं, मतलब संघ और केंद्र तो दोनों सेम होते हैं, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस आधार पर होगा, ठीक है। देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं जिससे कि जल्दी आपका समय बर्बाद ना हो, जल्दी जल्दी आप समझ पाए। अगर फिर भी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी बताया जा रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके बता देना, तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा, मतलब स्पीड को थोड़ी कम कर दूंगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपकी जो है 7वें नंबर की अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किस तरीके से होने वाला है इसका वर्णन मिलेगा, और इसके अंतर्गत 3 जो है क्या बनाई गई, विषय बनाए गए, 3 सूचियां बनाई गई। क्या बनाई गई, 3 सूची बनाई गई। क्योंकि भैया मामला शक्ति का होता है तो सब कोई चाहता है हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, केंद्र कह रहा है हमको ज्यादा मिल जाए, राज्य कह रहा है हमको ज्यादा मिल जाए, तो उसमें मामला यह है कि ऐसा करते हैं 3 भागों में बांट लेते हैं, एक में हम बनाएंगे, एक में तुम बनाओगे, एक में मिल बांट के बना लेंगे, तो बस वही बात है, ठीक है। तो पहले नंबर वाली क्या हो गई, तो पहले हो गई आपकी संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। दूसरी आपकी कौन सी हो गई, तो दूसरे नंबर वाली हो गई आपकी राज्य सूची। भैया एक में कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, और इसको मैं बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक राज्य सूची हो गई और एक बच्चा हो गई आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। मतलब क्या हुआ, संघ सूची में इसमें कानून कौन बनाएगा, तो इसमें केंद्र कानून बनाएगा। राज्य वाले में कौन कानून बनाएगा, तो इसमें राज्य कानून बनाएगी। इसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून मिल बांट के बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, इसमें भैया हम बनाएंगे, इसमें भैया तुम बनाना, इसमें मिल बांट के बना लेंगे। लेकिन मिल बांट के बनाने में एक और समस्या आ गई। अच्छा, मन में प्रश्न एक और होगा कि विषय कितने कितने हैं। संघ सूची में वर्तमान में आपको 100 विषय देखने को मिलेंगे, 100 विषय मिलेंगे, ठीक है। 11 सुनो समझना,
इसके बाद समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में आपको बेटा 52 विषय वर्तमान में देखने को मिलेंगे। अगर राज्य सूची में आप जाना चाहोगे तो 61 विषय मिलेंगे। ठीक है, राज्य सूची में कितना मिलेंगे, सूची नहीं सूची, ओके, 61 विषय मिलेंगे। यहां पर मैंने ये भी बता दिया आपको। अब एक चीज होती है कि समवर्ती सूची में समस्या ये है कि अगर केंद्र ने मतलब विषय कोई दिया गया है, मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित कोई विषय है, इस पर क्या किया, राज्य ने भी कानून बना दिया और इसके बाद केंद्र ने कानून बना दिया। विषय दोनों का सेम है तो क्या होगा, केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य वाला क्या होगा, फेल हो जाएगा। ओके, बस इतना समझना है। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो भैया हाँ 8 नंबर की 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का अगर उल्लेख कहीं मिलेगा ना तो कहाँ मिलेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलेगा। अब आपके मन में होगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो बच्चा 14 भाषाएं शामिल की गई थी जब आपका मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था ना, मूल संविधान, तो इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। आगे चल करके क्या होता है, 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां नंबर का संविधान संशोधन होता है और उसके बाद सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अब मिला के हो गई 15। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, कौन नंबर वाला, 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या किया गया, आपके जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, ठीक है, कोंकणी हो गया, ओके, मणिपुरी हो गया और नेपाली हो गया। ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। तो कितनी हो गई, 14 एक 15 और 15 3 कितनी हो गई, 18 हो गई अब तक। इसके बाद 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है, 92 नंबर का, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। बोडो है, संथाली, मैथिली और डोंगरी। कौन कौन सी होती है बेटा, एक आपका बोडो होता है, दूसरा आपका संथाली होता है, बोडो हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, डोंगरी हो गया। ठीक है, कौन कौन हो गया, मैथिली हो गया और डोंगरी हो गया। ठीक है, इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भैया 18 तो यहां तक हो गई, 19 20 21 22, तो वर्तमान में कितनी मिल गई, 22 भाषाओं का उल्लेख आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका आंसर रहने वाला है 22, 22। ओके, चलिए, तो ये बातें भी आपको फटाफट समझ में आ गई। अब भैया हम अगले वाली में बढ़ जाते हैं, अगले नंबर की अनुसूची में। तो कितनी हो गई, 8 तो हो गई। ठीक है, अब बारी किसकी, 9वीं, अगला नंबर 13। तो 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया, 9वीं अनुसूची में बच्चा भूमि सुधार की बात की गई है। ठीक है, भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित जो भी मसले मामले हैं, ठीक है, वो आपको किस में मिलेंगे, 9वीं अनुसूची में मिलेंगे। इतना काफी है। अब हम बढ़ जाते हैं 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। क्या बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और इसमें बताया गया कि जो ये नेता बिना पेंदी के लुढ़क जाते हैं ना, यहाँ से वहां लुढ़कते रहते हैं, इनको कैसे रोका जाए, कैसे इन पर जो है इस तरीके की हरकतों पर रोक लगाई जाए। तो ये सब आपको जो है 10वें नंबर में मिलेगा। मन में प्रश्न होगा भैया अगला नंबर किसका, तो 11वीं वाली अनुसूची में बच्चों क्या है ना, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ओके, पंचायती राज। अरे मुझे सुन रहे हो यार, क्या लिखना है ये तो सब तुम्हें पता ही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको 11वीं अनुसूची में मिलेगा कि गांव में सड़कें कैसे बनवानी है और गांव का विकास भैया कैसे करना है, सड़क पानी वगैरह कैसे व्यवस्था करनी है, सब आपको 11वें नंबर में मिलेगा। अब मन में प्रश्न होगा कि भैया 12 में क्या होने वाला है, तो 12 नंबर की जो अनुसूची है इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, नगर पालिका के जो है अधिकार के बारे में बताया गया है और किस तरीके से जो उसकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है उसका वर्णन है, मतलब नगर पालिका की शक्ति का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है। ठीक है, जिम्मेदारी क्या क्या है वो देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। तो इस तरीके से सरल भाषा में, कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में, ठीक है, मैंने आपके सामने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को रख दिया है। कौन कब जोड़ी गई, किस परिस्थिति में जोड़ी गई, कौन सा विषय किसके अंतर्गत है और शक्तियों का राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके का बंटवारा हुआ। तो अब बंटवारा आपके दिमाग में नहीं होगा, मतलब इस टॉपिक को आप समझ चुके होंगे। इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।